तो मुल्क में एक साथ मरकजी और रियासती इंतखाबात कराने पर चर्चा आगे बढ़ रही है। भारी अक्सरियत से दूसरी बार इख्तिदार में काबिज होने के बाद पीएम मोदी अब अपने इस एजेंडे पर जुट गए हैं। हालांकि कांग्रेस की राय अभी इस मामले को लेकर के साफ नहीं है, वो तजब्जुब में है, उसकी अपनी दलीलें हैं। आज हुई बैठक में असदुद्दीन ओवैसी, जगन मोहन रेड्डी, डी राजा, रामदास अठावले, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुखबीर बादल, फारूक अब्दुल्ला, रामविलास पासवान, नवीन पटनायक वगैरह मौजूद हैं। और बैठक से पहले उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने ट्वीट भी किया कि हमारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन पर सपोर्ट करती है। उड़ीसा में इसे 2004 से ही अमल दलील है। हुकूमत जो चाहती है, बीजेपी जो चाहती है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो ये है कि इससे पैसों की बचत हो जाएगी, प्रचार और तैयारियों में जो खर्च होता है उसमें कुछ कमी आएगी, सरकारें विकास पर ज्यादा तवज्जो दे पाएंगी, सुरक्षा बलों को और चुनावी ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को यहां से वहां भेजने में आसानी हो जाएगी और वो भी भारी पैमाने पर जो लगता है और जो खर्चीला होता है वो बचेगा। कम से कम एक बार में तमाम चीजें हो जाएंगी। अब इसको लेकर के जो इसके खिलाफ में, इसके विरोध में, इसकी मुखालफत में जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत महंगी प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है, ईवीएम पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम खरीदनी पड़ेंगी, मकामी मुद्दे जो हैं, लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, वो खत्म करने की ये साजिश है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। कोई सरकार अगर बीच में गिर जाए तो फिर क्या करेंगे, किसी को बहुमत न मिले तब क्या करेंगे। संविधान में इसको लेकर भी कोई स्पष्ट नियम नहीं है, आईन इसको लेकर के बहुत साफ बात नहीं कहता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ऐसा होना चाहिए। ये तमाम दलील वो लोग दे रहे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। उनका मानना है कि मकामी मुद्दे और कौमी मुद्दे अलग अलग होते हैं। राज्य सरकारें जो होती हैं उससे सीधे आवाम जुड़ी हुई होती है और वो सीधे उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, तो वो उसके के काम का हिसाब रखते हैं और चुनाव के वक्त वो उसका हिसाब किताब लेते हैं। लेकिन जब कौमी मुद्दों का इलेक्शन आता है तो चीजें कंफ्यूज ना कर दें, मिल ना जाए, इस तरह की दलील दी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में अभी तक इलेक्शन ऐसे हुए ना हो। 1957, 1962, 1967 में केंद्र और राज्य के यानी मरकज के और रियासतों के साथ साथ चुनाव हो चुके हैं। और जब क्षेत्रीय दल यानी सियासी जो रियासती जमातें हैं वो भरना शुरू हुई तब ये प्रक्रिया डगमगाई। बीच में मध्यावधि चुनाव हो गए, इस तरह के हालात बने, कभी जल्दी असेंबली को बर्खास्त करना पड़ा या लोकसभा को जल्दी बर्खास्त करना पड़ा, तब कहीं जाकर के ये चीजें डगमगा गई और आगे पीछे हो गया। 1971, 84, 80, 91, 98 और 99 में लोकसभा पहले ही भंग कर दी गई थी। जबकि 1952 में जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वो विधानसभा के चुनाव के साथ हुए थे। उस समय कई राज्यों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के बात चल रही है और कुछ लोग इसकी मुखालफत में। और सबसे बड़ी बात है यूपीए भी इसमें दो फाड़ हो चुका है। अब जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब इस बैठक में आए हुए हैं, वो यूपीए का हिस्सा हैं, शिवसेना के लोग नहीं आए हैं, उद्धव ठाकरे साहब नहीं हैं, तो एनडीए में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, बहुत सारे इसमें अभी पायदान तय करने हैं। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो अपने पिछले दौर में भी, पिछले कार्यकाल में भी इसको लेकर के, इस एजेंडे को लेकर काम करना शुरू किया था, उसको और आगे बढ़ाने की ये प्रक्रिया है। आइए इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी होगा, उनसे हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम उन 5 सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। पहला हमारा आज का सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रैक्टिकल है, कितना व्यवहारिक है, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। दूसरा सवाल है आज का कि ज्यादातर रियासती सियासी जमातें, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उस पर भी गौर व खोज करना जरूरी है। तीसरा सवाल है, क्या चुनावी सियासत हमारी इकोनॉमी और समाज पर हावी होती जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसी को देखते हुए ये फैसला करने की कोशिश हो रही है। चौथा सवाल, क्या एक बार में होने वाले चुनावों से वक्त और पैसा वाकई दोनों बचेंगे, ऐसा हो सकता है, व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली ऐसा हो भी पाएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। और पांचवा सवाल, कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडरान की तरफ से दलील भी आई थी कि आप जो है एक देश एक चुनाव की आज आप बात कर रहे हैं, कल आप हो सकता है कि एक धर्म की बात करने लगे, परसों आप हो सकता है कि एक देश एक पहनावे की बात करने लगे।
तो ये आप जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, जो उसकी विभिन्नता है, उसको कहीं ना, विविधता जो है उसको आप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस का भी एक तर्क निकल कर आया था, इस पर भी बात होनी चाहिए। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। नियति शर्मा मेरे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। नियति जी युवा लीडर के तौर पर जानी जाती हैं और एक युवा सियासी तज्जियाकार के तौर पर अपनी बात रखती हैं। दिनेश सिंह को हमने अपने साथ जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सर स्वागत है आपका, खैर मकदम है। रोहित पांडे जी मेरे साथ हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में। आईन क्या कहता है इसको लेकर, आईन में, संविधान में क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से ये प्रैक्टिकली काम कर पाएगा अगर ऐसा हो गया तो, उस पर भी बात करेंगे। माधव आनंद जी भी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तर्जुमान हैं, उनसे भी जानेंगे क्षेत्रीय दल क्यों नहीं चाहते हैं। बहुत सारे जो एनडीए का हिस्सा है कुछ वो तो चाह रहे हैं, लेकिन जो नहीं है वो क्यों नहीं चाह रहे, इस पर भी बात करेंगे। ऋषि मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफी के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। तो आइए बात करना शुरू करते हैं और सबसे पहले जरा मैं सियासी जमात की तरफ आना चाहूंगा और मैं आना चाहूंगा दिनेश सिंह जी के पास। दिनेश सिंह जी, आपकी पार्टी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल और इस दूसरे अपने मुद्दतकार में भी शुरुआत से ही इस पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये लगता है कि ये चीज आपके फेवर की तो है? आपको ऐसा लगता है जिस तरह का जनता का रुझान आ रहा है, जिस तरह से लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपके इख्तिदार वाली जो रियासतें हैं वहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ करेगा बल्कि फायदा ही होगा? लेकिन वो लोग सोच रहे हैं जिनको नुकसान हो सकता है, जिनको लगता है कि जो उनकी क्षेत्रीयता है कहीं ना कहीं जिस तरह की वो सियासत करते हैं वो उस पर आंच आ जाएगी, वो ऐसा होने नहीं देंगे। आपका क्या तर्क है, क्या दलील है आपकी? इमरान भाई, आपका बड़ा सवाल बहुत लाजमी है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है चुनाव सुधार की प्रक्रिया में एक कदम है और इसकी शुरुआत आज नहीं हुई है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हमारी पार्टी करती रही है। अगर आप पीछे जाइए थोड़ा सा नेपथ्य में, तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी भी इस बात को करते थे। उसका कारण है कि इस बार के, पिछली बार तो मोदी जी इसको कह ही रहे थे और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी उसका एक अंग है। आज सरकार की, जबको ये सरकार 5 वर्ष चलना है, बहुमत की सरकार है, आज तीसरे दिन ही इस पर चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज तीसरे दिन ही कम से कम इस चुनावी सुधार प्रक्रिया के लिए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई थी। देखिए, आप कहते हैं इससे फायदा क्या होगा और विपक्षी पार्टियां क्यों घबरा रही हैं, दो आपका सवाल है। देखिए, इसको जब आप पार्टियों के घाटे और नफे के नुकसान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि बात ठीक नहीं होगी। पार्टी का नुकसान हो जाए, व्यक्ति का नुकसान हो जाए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन राष्ट्र का नुकसान होने ना पाए। अभी जो हम लोग पूरे साल चुनावी, पूरे 5 वर्ष तक हम लोग चुनावी मूड में रहते हैं। आज अगर एक लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया तो आने वाले समय में 3 राज्यों का चुनाव है। जैसे वो 3 राज्यों का चुनाव संपन्न होगा वैसे फिर 5 राज्यों का चुनाव है। तो हम पूरे 5 साल चुनावी मूड में रहते हैं। क्यों नहीं एक बार हम सारी चुनावी प्रक्रिया को समाप्त कर लें और उस चुनावी मोड से निकलकर हम विकास के मोड में आ जाएं और हम जो काम करना चाहते हैं उस काम की दिशा में तीव्र गति से मांगे। और ऐसा नहीं है, कभी लोग कहते हैं कि नहीं आपका, तो अभी आप कह रहे थे कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारी केंद्र में सरकार रहते हुए वो ये दलील देते हैं। नहीं, दलील की मैं बात सुनिए ना सर, ये फेडरल स्ट्रक्चर के भी एक तरह से खिलाफ है, संघीय भावना के। वो कहते हैं मकामी यानी स्थानीय और जो कौमी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको अलग अलग रहने देना चाहिए। वो बहुत फर्क वाले होते हैं और उसके आधार पर अवाम को अपने लोगों को चुनने का तो हक होना चाहिए ना। आप ये चाहते हैं कि तमाम चीजों को मिला दें। हालांकि नवीन पटनायक साहब और उनकी पार्टी कहती है कि उन्होंने प्रैक्टिकली इस काम को किया है, इसलिए वो मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों का ये तर्क है। इमरान जी, ऐसा नहीं, इसी भी देश में, इसी मुल्क में पहले भी एक साथ चुनाव हुए हैं। तो क्या उस समय फेडरल स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया था? और दुनिया के तमाम देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। इसीलिए हमारा ये कहना है कि इसको व्यक्ति और पार्टी का लाभ और नुकसान के हिसाब से ना देखिए। और एक चीज और, आज पहली मीटिंग थी, लोगों को शक है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें यहां गड़बड़ी आ सकती है, एक साथ चुनाव कैसे होंगे, बीच में कोई सरकारें गिर जाती हैं, फिर क्या होगा। इसी के लिए तो पार्टी बुलाई गई थी। आज आपको पार्टी में उस मीटिंग में जाना चाहिए था, सारे दलों के नेताओं को। आपकी जो आपत्तियां हैं, आपके अंदर आप जो कमियां महसूस कर रहे हैं, तो उस पर आपको चर्चा करनी चाहिए ना। और पहले दिन तो कोई कानून बन नहीं रहा इमरान जी। एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है। आप उस मीटिंग में आते और अपने अपने जो आपके संशय हैं उसको सामने रखते और चर्चा होके कोई रास्ता निकलता। ऐसा नहीं है
कि कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। एक सकारात्मक सोच के साथ अगर आप जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए, निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी। लेकिन पहले ही आप सोच लेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये गलत परंपरा है। इसको दलों को जाना चाहिए, और आज कई दल के लोग उसमें गए भी हैं, कई दल के लोगों ने समर्थन भी किया है। देखिए, वो नहीं जाकर के उसको लेकर के अपनी बात रखने का प्रश्न ही नहीं है, उन्होंने सीधा विरोध किया। मतलब हमको ये पसंद ही नहीं है, हम चाहते नहीं, मतलब आकर के अपनी दलील देने का भी कोई मकसद नहीं। उसको भी कहना चाहिए आप क्यों नहीं पसंद करते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हैं। आप लोगों से सीधी मुखालफत है उनकी, आपकी सरकार से, कि भाई वो नहीं चाहते, जो आप अपना लाने की कोशिश कर रहे हैं एजेंडा, उनको नहीं जमता है। नहीं, हम कह रहे हैं नहीं जमता है तो आप जाके वहां बताइए ना। आप मीटिंग, हम कह रहे हैं नहीं जमता है, यही बात जाके आपको मीटिंग में कहना चाहिए। और जब आप कहेंगे कि हमको नहीं जमता है, तो फिर सवाल आएगा आखिर में क्यों नहीं जमता। क्योंकि आपके एनडीए के साथी भी तो कहीं नहीं आए ना। वही हम कह रहे हैं ना इमरान भाई, हम कह रहे हैं यूपीए और एनडीए की बात नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा पक्ष और विपक्ष की बात छोड़िए, अब निष्पक्ष होकर हम लोग साथ साथ काम करें। हम वो पक्ष वालों के भी कह रहे हैं, विपक्ष वालों को भी कह रहे हैं कि आप आइए ना। ढंग से कह रहे हैं, लेकिन जो रीजनल जमाते हैं ना, उनको बहुत डर लगता है आप लोग खा ना जाए। ये जो राष्ट्रीय पार्टी है ना, शिवसेना और ये दूसरे तमाम लोग चाहते हैं जिन्होंने अपना आधार बनाया है, इमरान जी आपने बीच में खा जाएंगे। इमरान जी बीच में कांग्रेस और बीजेपी उनको खत्म कर देंगी। इमरान जी आपने इस बात का डर है। इमरान जी बीच में आपने मुझे टोका, मैं वही कह रहा था। हमने कहा कि देखिए, आप कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी की लहर है, भाई उसको क्या आप कर सकते हैं। इस समय दुनिया के सबसे मान्य नेता वही हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हम केंद्र में रहने के बाद भी हमने चुनाव हारा है, ऐसा थोड़ी है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप चुनाव जीतेंगे, चाहे एक साथ हो चाहे अलग अलग हो। लेकिन एक साथ चुनाव होने के क्या फायदे हैं और अलग अलग चुनाव होने के क्या नुकसान है, इसकी चर्चा तो होनी चाहिए ना। चुनाव आयोग ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, नीति आयोग ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, सारी पार्टी के लीडर जब मिल बैठ के बात करते तो कई तरह के सुझाव आते और उस पर डिस्कशन होता और कोई रास्ता निकलता। लेकिन पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, नहीं होगा, नहीं होगा। और भी सवालों के साथ आपके साथ आ रहा हूं, और भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा रोहित पांडे जी के पास जाना चाह रहा हूं। रोहित पांडे जी, आईन, संविधान इसको लेकर के बहुत स्पष्ट तो कुछ कहता नहीं है, जैसा कि विरोधी दलों की जिसकी मुखालफत में जो लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है कि ऐसा होना चाहिए, और अब इस दौर में ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जब इस पर काम शुरू हुआ है तो बीजेपी के ही जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, उनकी एक दलील है, वो ये कह रहे हैं कि भाई 2022 से अब अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो 2024 में होगा, ठीक है सर। तो 2022 से 24 के बीच जितने भी विधानसभा के चुनाव हैं उन्हें 2024 में करा लिया जाए। भले ही वो 22 में होने वाले हों, लेकिन उनको 2 साल और बढ़ा के 24 तक खींच लिया जाए और उसमें करा दिया जाए सबके साथ में। वो एक तरीका हो जाएगा। और जो 2024 के बाद के 2 साल में भी जिन विधानसभाओं का कार्यकाल बचा होगा, उसको, वो जो चुनाव है उसको भी इधर 24 में मतलब खसका के पहले करा लिया जाए। तो ये जल्दी कराने वाले भी तैयार नहीं होंगे और लेट कराने वाले भी तैयार नहीं होंगे। इतना आसान तो है नहीं, उन्होंने सरकारें बनाई हैं तो बहुत सारी खींचतान तो है। सर, आईन क्या कहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत ही क्लियर कट ये है इस ऐसे मामले में। अभी जो बैठक हुई है, बैठक एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अगर आप साइमल्टेनियस अगर इलेक्शन कराने की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस की बात करेंगे आप। यहाँ पे आपने इसके पहले भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट आई हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1983 में ये बात कही है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक 117वीं रिपोर्ट में कहा है कि ये इस तरीके के चुनाव जो है एक साथ कराए जाने चाहिए। लेकिन अब इसमें इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, इस चीज पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ये देखना होगा कि क्षेत्रीय दल पे और जो है आपके लोकसभा का जो इलेक्शन होते हैं जो देश हित में भी काम देखने पड़ेंगे। तो वहां पे अगर जाते हैं आप तो वहां आप एक चुनाव और जो राष्ट्र हित के लिए है उसमें आर्थिक स्थिति आपकी कितनी खराब हो रही है, जहां पे 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उस पे अगर आर्थिक स्थिति को लेकर चला जाए तो वहां पे ये जो आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, यहां पे मुझे लगता है ये सही हो रहा है। सही हो रहा है, ठीक है। मैं आपके पास आना चाहूंगा नियति। इंद्रेश कुमार जी कहते हैं कि इससे वोट बैंक की सियासत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरा वर्ग जो होता है या दूसरा पक्ष वो ये तर्क देता है कि जवाबदेही के लिए लगातार चुनाव होते रहना भी इस देश में इतने बुरा नहीं है, वरना राजनेताओं की तो जवाबदेही खत्म हो जाएगी। मतलब वो कई तो ऐसे होंगे जो 5 साल में एक बार फिर चेहरा दिखाएंगे। आज वक्त वक्त पर बार बार देश में चुनाव होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की, सियासी जमातों की भी जवाबदेही बनी रहती है, वरना
ये लोग तो हाथ से बाहर निकल जाएंगे, बहुत ज्यादा निरंकुश हो जाएंगे, ये भी एक दलील दी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए इसमें अभी आप देखिए, आप ब्लैक मनी जी, ब्लैक मनी भी आप जिस तरीके से इलेक्शन में खर्च होते हैं और जिसका कोई हिसाब भी नहीं दिया जाता है, जो एक तय निर्धारित जो है एक खर्च भी निर्धारित किया गया है, उसके बावजूद भी आप उसका कहीं आप उसकी गणना नहीं कर पाते हैं। तो ये कि जब आप ब्लैक मनी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं करप्शन भी आपको उस तरीके से दिखाई देगा और क्राइम भी उस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो क्राइम बढ़ेगा तो फिर आप नियति जी से भी मेरा सवाल था, नियति जी क्या कहें? देखिए, एक वोट एक दिन और एक डिसीजन, ये डिसीजन जरूरी नहीं है कि केंद्र के फेवर में हो या फिर आपके राज्य के फेवर में हो। इसमें हमें बहुत समझने की बात है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक ही दिन आप एक ही वोट डालें, आप वोट एक होगा केंद्र के लिए, एक होगा आपके राज्य के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसा आपने पहले ही पॉइंट आउट किया था, 1952 से 1967 तक रेगुलर इलेक्शंस रहे और ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता आया। उसमें 75% पोलिंग हुई। इससे क्या है, हमारी वोटिंग परसेंटेज भी इंक्रीज हो सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जिसको कोई इतना देख नहीं रहा। जब हम एज अ कॉमन मैन हम बाहर जब इलेक्शंस होते हैं, एक लेमैन ये कहता है हर 6 महीने का काम है इलेक्शन, अब हम अपना काम कर लेते हैं। जब 5 साल एक रेगुलरिटी बन जाएगी, तब एक कॉमन आदमी इसको एक समारोह की तरह सेलिब्रेट करेगा जो दिल से निकलेगा। उस समारोह को सेलिब्रेट, आप जब उस समारोह को लाएंगे तो वो 5 साल में जब सेलिब्रेट होगा, हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उस समारोह के चक्कर में कई लोगों की राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसका भी तो उनको डर है ना। ये उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। आप सोसाइटी के इंटरेस्ट में अगर कोई काम करते हैं, उसकी आवश्यकता है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर्स अगर बताऊं, 1952 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तो 1400 करोड़ एक्सपेंडिचर आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। 2014 में ये 3800 करोड़ एक्सपेंडिचर आ गया। और अभी 2019 में अभी एक्सपेंडिचर नहीं पता अभी डाटा नहीं आया करेक्ट, लेकिन न्यू दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है, उसमें 2019 में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि चुनाव में 50,000 करोड़ का खर्चा आया है। और आप ये सोचिए हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हर राज्य में खोले जा सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर, पोस्टर, रैलीज, एड्स में आप इतना जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं हर 6 महीने में, अब दिल्ली के चुनाव है, अब हरियाणा के चुनाव है, अब राजस्थान के चुनाव है, हम इसकी बजाय ये इतना जब पॉलिटिकल पार्टीज की एक और चीज समझने की जरूरत है। ये मजबूर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को, मजबूरन उनको कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो होते हैं फंडिंग में, वो बार बार उसकी तरफ उनको भागना पड़ता है। इस फैक्टर से अगर 5 साल इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शंस रेगुलराइज हो जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी लायबिलिटी लोगों को पास आएंगी, ना कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के पास जाएंगी। ये अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गुड गवर्नेंस की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, आपका फोकस डेवलपमेंट और पॉलिसीज पे होगा। ठीक है, बहुत अहम बात। मैं इस पर और सवालों के साथ आपके पास आ रहा हूं। मैं ऋषि जी के पास जाना चाहूंगा, सीनियर सहाफी हैं ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, मैं चाह रहा था आपका इसलिए लास्ट में लूं कमेंट, आपने सब लोगों को सुना और मेरे सवालों को भी सुना। दरअसल ये तर्क दिया जा रहा है, ये दलील दी जा रही है कि भाई जो चुनावी सियासत है वो हमारी इकोनॉमी पर, हमारी जो सामाजिक पूरी व्यवस्था उस पर अगर 5 साल तक लगातार होते रहते हैं कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं हावी रहती है, बनी रहती है, और वोटर भी और आम जो अवाम है वो भी उसी मोड में कहीं ना कहीं तो चलता रहता है ना। वो खबरें, वो बातें, वो सियासत, उसका शिकार देश में सभी लोग कहीं ना किसी रूप में होते रहते हैं। इसको देखते कुछ और बहुत सारे देश हैं जहां पर ये मुमकिन भी है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है ऋषि जी कि हमारा बहुत बड़ा देश है। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा इतने बड़े देश में, और क्या वाकई ऐसा है क्या कि आवाम के भीतर ये सियासी जो अर्थव्यवस्था है, ये चुनावी राजनीति है, वो हमेशा बनी रहती है? तो ये अच्छा है या खराब है? देखिए इमरान भाई, पहले तो मैं जी सलाम को सैल्यूट करूंगा कि इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को आज जो है प्राइम टाइम में रखा। देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स की हम बातें कर रहे हैं उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। दोनों विषयों पे चर्चा समान रूप से होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए जो चुनाव आप 5 साल में जो चुनाव होते रहते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, या जो ग्रामीण एरिया में जो चुनाव होते हैं, पंचायतों में जो चुनाव होते हैं, वो देख लीजिए। तो ओवरऑल आप निकालेंगे तो करीब जो है आचार संहिता पूरे 5 साल में करीब 1 साल के आसपास आचार संहिता लगी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल में
कि 5 साल के में 365 दिन जो है आप जो है आचार संहिता के में रहते हैं, तो आपके जो विकास के काम हैं वो रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके 4-5 पहलू हैं जो मैं पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूं। सबसे बड़ा आर्थिक बोझ जो हमारे देश पे पड़ती है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। आर्थिक बोझ मैं बताऊं कि 2014 में इमरान भाई आपको मालूम होगा 30,000 करोड़ जो है जनरल इलेक्शन पे खर्च हुए हैं। दीदी 2019 की बात करूं, हमारी बहन बता रही थी 50,000 करोड़ नहीं 60,000 करोड़ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे हैं। यदि उसमें इलेक्शन कमीशन के खर्चे जोड़ देंगे तो वह 70,000 करोड़ से ऊपर खर्च निकल जाएंगे। तो यदि आप टोटल लोकसभा क्षेत्र से डिवाइड करेंगे इमरान भाई, तो करीब करीब 100 करोड़ एक लोकसभा क्षेत्र पे पॉलिटिकल पार्टी से लेके इलेक्शन कमीशन का खर्च बनता है। तो समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से आर्थिक बोझ पड़ती है इन चुनाव के दौरान। दूसरा आप देखिए सामाजिक सौहार्द पे बात कीजिए। देखिए इलेक्शन के दौरान आप देखे होंगे इमरान भाई की जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है, जिसके कारण क्या होता है सामाजिक समरसता में कमी आती है, लोगों में डिफरेंसेस आते हैं, जिसके कारण आप कई बार आपको देखने को मिला होगा कि इलेक्शन के बाद किसी खास एरिया में दंगे हो जाते हैं, जातीय द्वेष फैल जाती है। तो एक साथ चुनाव होने पे क्या होगा, सामाजिक सौहार्द में भी एक डेवलपमेंट होगा। तो हम देख रहे हैं हम बंगाल में आप हालात देख रहे हैं के बाद भी बहुत अच्छे गुजर रहा है। तीसरा जो है इमरान भाई एक इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक 6 महीना पे चुनाव होते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, वोटिंग परसेंटेज जो है डिप हो जाती है। तो यदि एक साल चुनाव होगा तो वोटिंग परसेंटेज भी इंक्रीज होंगे। लोग जो है जो बाहर रहते हैं, जैसे हमारे ऐसे लोग दिल्ली रहते हैं, बिहार में जाके वोटिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो आदमी भी एक कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलता है कि आप जाएं वोटिंग करें। तो बहुत से एस्पेक्ट हैं, लेकिन उसका निगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि देखिए हर इशू को आपको अप्रोच करना होगा। यदि आप कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, जैसे क्षेत्रीय पार्टी का जो कंसर्न है वो भी उचित है। देखिए यदि आप एक साथ चुनाव करते हैं तो व्यक्तिवादी चुनाव हो जाता है, जो लोकल इशू है दब जाते हैं। तो उनका सर यही तो डर है ना कि ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो समझ रही है अपने ढंग से चाहती है वही होना शुरू हो जाएगा। दूसरा और बाकी हमारा कौन सुनेगा, हमको कौन तवज्जो देगा। दूसरा मैं बात कंप्लीट कर लूं। छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए। नीति जी मैं बात नहीं, हमें सब पहलुओं पर चर्चा करनी है। बिल्कुल, आपको हर पहलू हमारा चर्चा इसलिए करने बैठे। अभी भी देखिए बैठक चल रही है और इसको लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं आया है कि वो खत्म हो गई कि नहीं, इसमें क्या निकला। और ये आज भर की बैठक से होना नहीं है। इमरान भाई तो पहली एक ऑफिशियल बैठक है, इसमें कई दौर चलेंगे। एक मिनट इमरान भाई, फायदे हैं। आप देखिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आपके साथ मैं पूरा चुनाव में चर्चा में रहा 2019 के लोकसभा चुनाव में। अनंतनाग लोकसभा जो क्षेत्र हैं उसको आपको 3 फेज में चुनाव कराना पड़ा एक लोकसभा क्षेत्र में। तो आपके भारत के जो राजनीतिक और फिजिकली जो भूभाग हैं इतने फैला हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो आप एक साथ चुनाव कराने में मैं नहीं समझता हूं कि हमारे जो सिस्टम है सक्षम है। आप देख लीजिए जो ये लोकसभा 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, कितने मतलब समय का जो ड्यूरेशन था काफी बड़ा था। आप देखिए जो एनडीए के पार्टनर नीतीश कुमार ही इसकी आलोचना किए थे कि इतने लंबे जब चुनाव होंगे तो काफी इससे काम प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं जो है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं तो निगेटिव एस्पेक्ट है, और मैं ये कहूंगा कि हर एस्पेक्ट पे बात हो जाए। ये अच्छी एक बात है कि बहुत सारे लोग आए हैं बैठक में, नहीं भी आए हैं तब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एनडीए का हिस्सा वाले लोग हैं, वो दूसरी सियासी जमातों के भी हैं जो कि यूपीए के भी साथ हैं, जो अलग से भी हैं, जो मुखालिफ हैं बीजेपी की, और वो भी इसमें हैं। तो मतलब चर्चा करने के लोग आना चाह रहे हैं, बैठना तो चाहिए। और ये आज की बात नहीं, इसमें तो अभी कई दिनों तक चर्चा होगी, बार बार बैठकें होंगी, बहुत एक एक पहलू पर बात होगी, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ उस पर चर्चा होती रहनी चाहिए। अगर ये मुद्दा आया है और इस पर हुकूमत गंभीर है तो उस पर संजीदगी से गौर व खोज करना चाहिए, बाकी रिजल्ट जो भी निकले।